गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा चैप्टर जो स्टार्ट किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हमने मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करी थी। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, जिसमें हमने ये पढ़ा कि जो डिफरेंट काइंड के मेटल्स होते हैं वो अपनी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट टेम्परेचर्स पर वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे कुछ मेटल्स है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, फॉर सपोज सोडियम है, पोटेशियम है। ये मेटल जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर पर या कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन कर लेते हैं और बनाते क्या थे, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता था और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी। कुछ मेटल्स हैं जो थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं और वो केवल हॉट वाटर के साथ ही रिएक्शन करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होती है उनकी। जैसे कि मैग्नीशियम का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था। इसके बाद आयरन, एल्युमिनियम एंड जिंक, इनके बारे में हमने पढ़ा था कि ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं ना हॉट वाटर के साथ, ये सिर्फ मेनली स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी कि वाटर वेपर्स के साथ। और जब ये स्टीम के साथ, कोई भी मेटल स्टीम के साथ जब रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोक्साइड ना बना करके सीधे क्या बनाता है, मेटल का ऑक्साइड, मतलब अपना ऑक्साइड बना लेता था और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती थी। तो ये हमारी लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी। अब आज के एक्सप्लेनेशन में हमारी जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। इसमें हमें ये देखना है कि जो हमारे मेटल्स हैं वो डिफरेंट काइंड के एसिड्स के साथ, या जो डिफरेंट मेटल्स हैं वो एसिड के साथ क्या रिएक्शन देते हैं। तो जो आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा था एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, वहाँ पर एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक टॉपिक आया था कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स और एसिड रिएक्ट विद मेटल्स। ये हम रिएक्शन चाहें ये कहें कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, या ये पूछा जाए कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। इट इज़ जस्ट लाइक कि खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, प्रोसेस सेम हो रही है, कटता खरबूजा ही है। वैसे ही यहाँ पर है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करे या एसिड मेटल के साथ, आप दो सेम सब्सटेंस को आपस में रिएक्ट करा रहे हैं तो जो कंपाउंड बनता है वो सेम रहता है। और यहाँ पर कंपाउंड क्या बनता है, तो देखिए ये हमारा मेटल है और ये जब किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है और साथ में मेटेलिक सॉल्ट बना लेता है। क्या बना लेता है, जो मेटल रिएक्ट कर रहा है उस मेटल का सॉल्ट बन जाता है। हमारे जो एसिड्स हैं, जो मेन स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो तीन हैं। एक है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक है सल्फ्यूरिक एसिड और लास्ट तीसरा है हमारा नाइट्रिक एसिड। तो HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3, इनके साथ जो ये डिफरेंट मेटल्स हैं वो किस तरह की रिएक्शन करेंगे वो हम यहाँ समझेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है कि जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन गैस कहाँ से रिलीज़ कर रहे हैं, एसिड से, उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं और उसकी जगह पर मेटल्स खुद आ जा रहे हैं। एक रिएक्शन से मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर सपोज हमने यहाँ पर सोडियम लिया और HCl से इसकी रिएक्शन कराई तो यहाँ पर Na जो है वो हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देगा, H2 के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और साथ में यहाँ पर बनेगा NaCl। तो एक तरह से अगर आप देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पर जो सोडियम है वो HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, उसको उसकी जगह से हटा रहा है। अगर आप बैलेंसिंग पे जाएंगे तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 HCl हो जाएगा, तो 2 NaCl और 2 Na, तो 2 Na प्लस 2 HCl गिव्स 2 NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पर इस मेटल ने जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करी तो क्या फॉर्म करा, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई और सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट जो है वो फॉर्म हुआ। बट मेन जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ वो ये है, आपने लास्ट चैप्टर में मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ जब हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी वहाँ पर ये पढ़ा था कि जो एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है कि जो मेटल है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में जितने मेटल हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट होते हैं केवल वही मेटल हाइड्रोजन को उसकी प्लेस या उसके कंपाउंड से क्या कर पाते हैं, रिप्लेस कर पाते हैं। तो यहाँ पर सोडियम तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होता है। तो पोटेशियम है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ये मेटल जो है ईजिली हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देते हैं। बट अगर हम बात करें कॉपर की, सिल्वर की और गोल्ड की, तो ये तीनों मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन से
नीचे होते हैं और इसी वजह से कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का HCl के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं होता है। तो कॉपर हो, सिल्वर हो या गोल्ड हो, अगर आपने HCl लिया तो यहाँ पर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं। रीज़न क्या है रिएक्शन नहीं होने का? क्योंकि यहाँ पर ये इनकी जो रिएक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम मेटल्स की रिएक्शन कराते हैं तो नॉर्मल वही सेम रिएक्शन जो अभी हमने ऊपर पढ़ी, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड भी एक एसिड है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैं लूँगा। फॉर सपोज मैंने ले लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की रिएक्शन जब हम H2SO4 से कराएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट हो जाएगी और साथ में बनता है MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। ये हमारी रिएक्शन होती है। अब सेम रिएक्शन क्या है कि यहाँ पर भी जो कॉपर है, सिल्वर और जो गोल्ड है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं शो करता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, इन तीनों से ज़्यादा रिएक्टिव है। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड से ऊपर आती है। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास एसिड है नाइट्रिक एसिड HNO3। इसका जो बिहेवियर होता है ये अपने साथ वाले दोनों एसिड से थोड़ा सा अलग होता है। मीन्स HCl और H2SO4 से थोड़ा सा डिफरेंट नेचर होता है इसका। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के एक साथ प्रेजेंट होने की वजह से HNO3 जो है ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि यहाँ पर जब HNO3 से कोई मेटल रिएक्शन करेगा जा करके तो नॉर्मली तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, बट HNO3 के केस में ये जो हाइड्रोजन गैस है, जब ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है तो क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है। अब हाइड्रोजन गैस में अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हम सबको पता है क्या बनने वाला है, H2+O H2, वाटर का फॉर्मेशन करता है। एंड साथ में जो हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है HNO3 में, नाइट्रिक एसिड में जो नाइट्रोजन है ये इतना स्ट्रांग है कि ये नाइट्रोजन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाता है। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या क्या होते हैं, N2O है, NO है, NO2 है। इट मीन्स कि यहाँ पर जब मेटल है वो जब HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या कर सकता है, मेटल जो है जब HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाली है उसको ऑक्सीडाइज करके H2O बना देगा। और ये जो नाइट्रोजन है खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे NO है, N2O है या फिर NO2, इस तरह के ऑक्साइड्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो जो मेन रिएक्शन होती है मेटल्स के साथ वो देखिए फाइनल रिएक्शन क्या निकल के आती है, मेटल प्लस HNO3 गिव्स मेटल नाइट्रेट। यहाँ पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रिएक्शन निकल के आती है वो क्या आती है कि मेटल जो है वो अपने नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब आप कहेंगे सर आप तो कह रहे थे कि हाइड्रोजन गैस जो है वाटर फॉर्म कर लेती है। बेटा ये कंबाइंड रिएक्शन है, मतलब जब हम इस रिएक्शन को कंबाइन करके शो करते हैं तो यहाँ पर वापस से जो गैस है वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है और मेटल जो है वो मेटल नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स यहाँ पर जो है NO2 बना तो वाटर का जो ऑक्सीजन है NO2 को ऑक्सीडाइज करके NO3 में कन्वर्ट कर देगा और बन जाएगा मेटल नाइट्रेट। एग्जाम्पल देखिए, मैग्नीशियम प्लस HNO3 तो यहाँ पे बन जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट, NO3 का होल ट्वाइस, साथ में H2 गैस जो है वो रिलीज़ हो जाती है बैलेंस करने के लिए। सॉरी यहाँ पर होल ट्वाइस होगा और ये आ गया 2HNO3। आई होप कि रिएक्शन बैलेंस्ड है। मैग्नीशियम जो है 2 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है और मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि अभी तक हम जो बोल रहे थे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये HCl और H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, बट नाइट्रिक एसिड के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से जो कॉपर और सिल्वर है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन शो करते हैं। बट हाँ, गोल्ड अभी भी मतलब किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है, क्योंकि गोल्ड और प्लेटिनम ये दोनों हम नोबल मेटल मानते हैं। मतलब ये ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम
ऑर्नामेंट्स बनाने में या ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं। और इसका रीज़न यही है कि ये नॉन रिएक्टिव नेचर में होते हैं, मतलब जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। आपके घरों में मम्मी वगैरह हैं या जो भी लोग हैं जो सिल्वर या गोल्ड के ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी यूज़ करते हैं, तो देखा होगा कि जो सिल्वर होती है, जो चांदी होती है, वो काली पड़ जाती है। सिल्वर जो है उस पर ब्लैकिश लेयर पड़ जाती है, आ जाती कहाँ से आती है? क्योंकि वो हमारे पॉल्यूशन में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है उसके साथ रिएक्शन कर जाती है। बट जो गोल्ड है, जो प्लेटिनम है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। मैं प्योर गोल्ड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो ऑर्नामेंट्स है, जो ज्वेलरी बनती है, गोल्ड इतना सॉफ्ट होता है कि उसमें थोड़ा सा कॉपर मिक्स कर दिया जाता है, जिस वजह से उसमें प्रेजेंट जो कॉपर है वो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन करता है और वो गोल्ड की ज्वेलरी भी थोड़ी सी जो है वो अपनी जो शाइननेस है वो खो देती है। लेकिन अगर प्योर गोल्ड होगा, 24 कैरेट अगर गोल्ड है, तो उसमें बिल्कुल भी कॉपर, वैसे तो बिना कॉपर या कोई और मेटल मिलाए हम ऑर्नामेंट या ज्वेलरी बना नहीं सकते क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है गोल्ड। तो अगर आप प्योर गोल्ड की बात करेंगे तो वो नेचर में नॉन रिएक्टिव होता है। तो ये था हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पर एक जो मेटल होगा वो किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा। सॉल्ट कैसे बनते हैं? जब एक एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं। इसके बाद जो आपने फैमिली ऑफ सॉल्ट पढ़ा था, तो आपने देखा था कि वहाँ पर जो बेसिक पार्ट होता था वो मेटल होता था और जो एसिडिक पार्ट होता था वो SO4 या NO3 या Cl, इस तरह से कोई भी नॉन मेटल हो सकता था या नॉन मेटल का ऑक्साइड होता था। तो यहाँ पर जो सॉल्ट है उसमें एक मेटल प्रेजेंट होगा और उस मेटेलिक सॉल्ट से या उस सॉल्ट सोल्यूशन से कोई दूसरा मेटल रिएक्शन करने जा रहा है। जिनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है वो ये बात समझ जाएंगे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। कैसे? देखिए, हमने कहा कि जब एक मेटल एक सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है तो हमने एक मेटल ले लिया जिंक, और एक सॉल्ट सॉल्यूशन हम यहाँ पर ले रहे हैं CuSO4, कॉपर सल्फेट। ये एक सॉल्ट है और इसकी रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं जिंक से। तो होगा क्या? जिंक जो है वो यहाँ से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर जो है जिंक की जगह बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर। है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या करा? एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ने एक कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर दिया, और इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप कि अब आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब जब बात आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो हमें एक और चीज़ बहुत अच्छे से समझनी होती है और वो है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात कहाँ से आती है? क्योंकि हम एक ऐसे रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें एक मेटल जो है वो जब एक सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर सॉल्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, मोस्टली जो सॉल्ट होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो हम पहले उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, क्योंकि जो मेटल है वो भी सॉलिड स्टेट में होते हैं, जो सॉल्ट है वो भी सॉलिड। तो दो सॉलिड को आप एक साथ रखोगे तो वो रिएक्शन नहीं करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि एक जो सॉलिड है वो सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या लिया? सॉल्ट लिया, उसका सॉल्यूशन बनाया, उसका एक्वा सॉल्यूशन यानी कि पानी में उसका सॉल्यूशन बना लिया उसको डिसॉल्व करके। अब ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा इसमें हम जा करके कोई मेटल डालेंगे और फिर रिएक्शन को नोटिस करेंगे। लेकिन हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल है जो किसी गिवन सॉल्ट के साथ रिएक्शन कर सकता है और कौन सा मेटल रिएक्शन नहीं करेगा। और ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उस मेटल की रिएक्टिविटी पर। हमेशा जैसे जो सॉल्ट होगा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बात करें कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट सॉल्ट में होगा क्या कि जो कॉपर है वो सल्फेट के साथ कंबाइंड होता है। ये जो कॉपर है ये सल्फेट के साथ कंबाइंड होता है। अब यहाँ पर जिंक इस पर अटैक करने आया, तो जिंक जब कॉपर के साथ अटैक करेगा तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो सल्फेट है वो जा करके जिंक के साथ जुड़ जाता है और ZnSO4 बन जाता है। तो क्यों सल्फेट जो है जा करके जिंक के साथ जुड़ रहा है? ज़रूर उसका कुछ प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट ये होता है कि जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है नेचर में, और ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से सल्फेट जो है वो जिंक के साथ मिल करके ज़्यादा स्टेबल सॉल्ट बना पाएगा। जैसे हम लोग हैं, हम सब लाइफ में जो जॉब करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, वो स्टेबिलिटी पाने के लिए करते हैं कि हमारे लाइफ में स्टेबिलिटी आए। तो वैसे ही यहाँ पर जो हमारे कंपाउंड्स फॉर्मेशन होते हैं ये भी स्टेबिलिटी के बेसिस पर ही होते हैं। अब स्टेबिलिटी के बेसिस पर यहाँ पर क्या हुआ कि जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव है, जिंक है ज़्यादा रिएक्टिव है। तो सल्फेट को दिखा कि भाई जिंक रिएक्टिव ज़्यादा है, इसके साथ हम ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, तो उसने स्विच कर दिया।
तो स्विचिंग क्या हुई कि जिंक में यहाँ पर जा करके कॉपर को डिस्प्लेस किया और रिएक्शन में यहाँ पर जिंक सल्फेट बन गया और साथ में कॉपर जो है वो अलग हो गया। तो ठीक इसी तरह से हमारे जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल्स को उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करके खुद उनकी जगह आ जाते हैं और अपना सॉल्ट बना लेते हैं, और इसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है, जिसे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस के फॉर्म में। अब बात आती है कि कैसे डिसाइड हो कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होगा। इसको दूर करने के लिए हमारे जो केमिस्ट थे, हमारे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और उससे जो उन्हें सीरीज मिली उसे उन्होंने रिएक्टिविटी सीरीज कहा। रिएक्टिविटी सीरीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर। ये इस तरह की सीरीज आपकी बुक में बनी हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव देखिए ऊपर क्या है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये क्या है मोर रिएक्टिव, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, फिर लेड। अब हाइड्रोजन यहाँ पर मेटल नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन हमने यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है ताकि हम ये कंपेयर कर पाएँ कि कौन सा मेटल है जो किसी एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता है। तो देखिए हाइड्रोजन से नीचे जो कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड ये मेटल आ रहे हैं, ये रिएक्टिव है, तो ये एसिड के साथ देखिए रिएक्शन नहीं कर रहे थे लास्ट जो हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, और बाकी ऊपर वाले जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। बट हम यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज और किस लिए देख रहे हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव और कौन कम, यानी कि पोटेशियम सोडियम से ऊपर है, तो पोटेशियम जो है वो सोडियम को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। और इसीलिए आपको ये टेबल बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी है, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, अगर यहाँ तक याद है तो नीचे के नेम्ड मेटल है कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर, गोल्ड, तो ऊपर के 7-8 एलिमेंट्स हैं। आपको बस ये लर्न कर लेना है कि कौन सा किसको डिस्प्लेस कर सकता है और कौन सा नहीं। अब ये रिएक्शन किस तरह से पूछी जा सकती है मैं ये भी बताता हूँ आपको। फॉर सपोज उन्होंने यहाँ पर 2 रिएक्शन दी, एक में Cu प्लस FeSO4 और यहाँ पर बनेगा CuSO4 साथ में Fe, और दूसरी रिएक्शन है यहाँ पर Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी रिएक्शन सही है कौन सी गलत, तो देखिए पहली रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो कॉपर है वो फेरस सल्फेट के सॉल्ट में से फेरस यानी आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है और उसकी जगह खुद अपना सॉल्ट बना रहा है। एंड दूसरी रिएक्शन में जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्ट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और अपना सॉल्ट बना रहा है। तो जिसने भी रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पढ़ी होगी उसे दोनों ही रिएक्शन सही लगेंगे। ये क्या है कि कॉपर है, आयरन सल्फेट से रिएक्शन करता है, कॉपर सल्फेट बना लेता है, आयरन है, कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है और आयरन सल्फेट बना लेता है। लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो कॉपर होता है वो आयरन से बहुत कम रिएक्टिव होता है। जो कॉपर है एक्चुअली में वो हाइड्रोजन से भी लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो ये जो कॉपर है ये आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी आयरन से कम है। एंड आयरन क्योंकि कॉपर सल्फेट से ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है और ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये रिएक्शन अगर आपके सामने लिख करके आती है तो आप लिखेंगे नो रिएक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज द कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, सो इट विल नॉट कैपेबल टू डिस्प्लेस द आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, बट इन सेकेंड केस रिएक्शन इज पॉसिबल एंड आयरन सल्फेट विल फॉर्म। अगर मैं कलर के बेसिस पे बात करूं तो जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का होता है और आयरन सल्फेट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो जब आप इस ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में थोड़ा सा कॉपर डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होगी। बट अगर आप इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन में थोड़ा सा लाइट ब्लू होता है इसमें थोड़ा सा आयरन की नेल डाल सकते हैं आप, जैसे कील कहते हैं हम, डाल देंगे तो धीरे धीरे थोड़ी देर में जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर यानी सी ग्रीन कलर में कन्वर्ट होने लगेगा और नीचे आप देखेंगे कॉपर के जो पार्टिकल्स हैं ब्राउन कलर का पीपीटी के फॉर्म में पार्टिकल जो है नीचे वो कलेक्ट होने लगेंगे। तो ये थी हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। इसके साथ ही हमारे मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो खत्म होती हैं। अब नेक्स्ट टर्म जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ non-metals and after that the reaction of a metal and non-metal।
कि नॉन मेटल की क्या केमिकल प्रॉपर्टी है और एक मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। इट इज़ जस्ट लाइक कि जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्शन करते थे तो क्या होता था। तो आज के एक्सप्लेनेशन पार्ट में आपको कुछ भी अगर नहीं समझ में आया है तो आप उसे पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज जो है वो सेंड कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।